हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है रचनात्मक लेखन के प्रकार, टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनसंचार माध्यम और उनके प्रकार। देन इज जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। देन इज जनसंचार माध्यम के प्रसार में हिंदी भाषा के योगदान का विश्लेषण। And that's it. These are five topics we are going to cover today. ठीक है। 1 घंटे की अप्रोक्स वीडियो होगा ये, और एंड तक ये सब कवर हो जाएगा। इसके साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो सबसे पहले रचनात्मक लेखन का मतलब होता है क्रिएटिव राइटिंग। तो रचनात्मक लेखन एक प्रकार का लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। इसमें कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लघु कथा आदि शामिल होते हैं। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य ना केवल जानकारी देना होता है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को सोचने, महसूस करने और उनकी कल्पना को जगाने का भी होता है। इस लेखन में लेखन का मन, आत्मा और अनुभव झलकते हैं, और ये किसी नियम या बंधन से परे होते हैं। ये देखिए, रचनात्मक लेखन होता है क्रिएटिव राइटिंग। इसको कौन लिखता है? लेखक लिखता है, राइटर लिखता है, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, विचार, भावना और कल्पना को वो एक्सप्रेस करता है, शो करता है। बहुत सारे फॉर्म्स में वो लिख सकता है, लघु कथा, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। उपन्यास इज नोवेल। इसका मेन फोकस जानकारी देना तो होता ही है, साथ में ये होता है कि वो जो राइटर है वो ऐसा लिखे कि जिससे जो पाठक है वो खुद सोचे, महसूस करे, उसके अंदर की कल्पना जागे। ठीक है। रचनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि लेखक इसमें अपने खुद के अनुभव और विचारों को नई तरह से प्रस्तुत करता है, जो उसे अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। इसके माध्यम से लेखक अपनी सोच, आस्था और विशिष्ट कोण को समाज के सामने रखता है। अब क्रिएटिव हम जब हम स्कूल में होते थे, हम बहुत सारे क्रिएटिव राइटिंग करते थे ना। इंग्लिश में बहुत सारे किया होगा, हिंदी में भी आया आता होगा ना कि ये आपको एक चित्र बना हुआ है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आप उसको अपने फॉर्म में लिखिए। ये आता होता था हिंदी के पेपर में, रचनात्मक लेखन स्कूल टाइम में। ठीक है, कि इसको चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना था। तो उसमें आप जो देख पा रहे हैं, जो आपकी कल्पना है, वो आप लिखेंगे ना, तो यही रचनात्मक लेखन है। और जो रचनात्मक लेखन है उसमें आप अगर कोई कहानी लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप अपने विचार लिख रहे हैं ना, उसमें आपके पास कोई रूल्स नहीं है ना कि ये ऐसी कहानी होनी चाहिए। कहानी किसी भी प्रकार की हो सकती है ना। सो ये रूल्स के परे होती है, ये नियमों वो एक जो राइटर होता है उसका सोचन की शक्ति दर्शाती होती है, उसका विशिष्ट कोण दिखाता होती है, उसकी सोच दिखाती होती है। ठीक है। उसके बाद रचनात्मक लेखन का महत्व। रचनात्मक लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपनी कल्पना और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने की आजादी देता है। ये सिर्फ जानकारी देने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें कला और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति शामिल होती है। अब हम इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। रचनात्मकता बढ़ाता है। रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य हमारी कल्पना शक्ति और सोच को विस्तार देना है। जब हम कहानी, कविता या किसी अन्य प्रकार का लेखन करते हैं, तो हम अपनी सोच को नए तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें एक कहानी लिखनी है, तो हम खुद से ये सवाल करते हैं कि पात्र कौन होंगे, वह किस प्रकार की समस्या का सामना करेंगे और अंत में क्या होगा। ये प्रक्रिया हमारे दिमाग को खुले और रचनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है। इससे हमारी कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता में सुधार होता है। सो रचनात्मकता बढ़ती है, मतलब इससे हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है। अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो हम सोचते हैं ना उसमें क्या क्या एडिशन होगा, उसकी क्या कहानी होगी। तो इसका क्या है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। संचार में मदद करता है। जब हम लिखते हैं, हम लिखना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपने भावनाओं को, विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने के लिए हमें तरीका मिल जाता है। ठीक है। उससे हम अपना दुख, सुख बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमारे पास वो शब्द कोश होता है जिससे हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम किसी को अपनी खुशियां या दुख लिखकर बताते हैं, तो लिखते समय हम विचार करते हैं कि शब्दों का चुनाव कैसे किया जा जाए ताकि वह सही भावनाएं व्यक्त कर सके। ये लेखक हमें
लेखन हमें सही शब्दों का चुनाव करने में मदद करता है, जिससे हम अपनी बातों को दूसरे तक प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। रचनात्मक लेखन का अभ्यास करने से संवाद की क्षमता की भी मजबूत होती है और हम अपने विचारों को ज्यादा स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। अब जब हम लिखते हैं तो उससे हम अपनी भावनाओं को और प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। जब हम कोई दुख या खुशी महसूस करते हैं तो लिखने से हमें अपने मन की बात बाहर निकाल देते हैं। ये भावनाओं को व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है, क्योंकि यह हमें न केवल खुद को समझने में मदद करता है बल्कि दूसरों को भी हमारी भावनाओं से जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख महसूस कर रहे हैं तो उस दर्द को कविता या कहानी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिल सकती है। सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। रचनात्मक लेखन से हमारी सोचने की क्षमता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि पात्र क्या करेंगे, घटनाएं किस तरह से विकसित होंगी, मतलब पूरी स्टोरी कैसे बनेगी ना, उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या उसकी स्टोरी लाइन रहेगी, क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसको उससे पाठकों को क्या निष्कर्ष मिलेगा, क्या कंक्लूजन मिलेगा कि उनको, और उसका क्या मैसेज होगा। ठीक है। अब जब वो ये सारी चीजें सोचता है ना, उसके लिए उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, मतलब उसकी आलोचनात्मक सोच जो है उसमें विकास होता है। मतलब अब वो और ज्यादा प्रैक्टिकली क्रिटिकली सोच सकता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। रचनात्मक लेखन से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में डालते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम अपनी बातों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन के दौरान हम अपनी आवाज को पहचानते हैं और धीरे धीरे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में सहज हो जाते हैं। जब हम अपनी कहानी या कविता किसी और से साझा करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमने अपने सोच को व्यक्त किया और वह दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार रचनात्मक लेखन हमें अपने विचारों पर भरोसा करने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने में मदद करता है। शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। अब जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जब हम लिखते होते हैं, रचनात्मक लेखन आप लिखते होते हो, तो आपको टाइम टू टाइम अपनी जो आपके पास वर्ड है, शब्द को उसको बढ़ाना पड़ता है, ताकि आप नए नए शब्दों का जो है प्रयोग कर सकते हो। इससे आपका जो शब्द भंडार है वो भी बढ़ता है और इससे आपके ज्ञान, भाषा का जो ज्ञान है वो भी बढ़ता रहता है। मनोरंजन और प्रेरणा। अब जब हम रचनात्मक लेखन करते होते हैं, ये सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि ये दूसरों को प्रेरित करने और उनका मनोरंजन करने का भी एक तरीका हो सकता है। जब हम लिखते हैं तो एक ऐसी दुनिया रचते हैं जो लोगों को अलग अलग भावनाओं से जोड़ सकती है। एक अच्छी कहानी या कविता न केवल मनोरंजन करती है बल्कि ये पाठकों को सोचने, महसूस करने और प्रेरित करने होने का भी मौका भी देती है। करियर के अवसर। अगर हम अच्छी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा रचनात्मक लेखन लिखते हैं, तो हम लिखने में अपना एक जो है करियर भी बना सकते हैं। जैसे हम किसी मूवी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, हम ब्लॉग अपने लिख सकते हैं। ब्लॉग में बेसिकली क्या होता है कि अगर ब्लॉग का मतलब होता है कि जैसे अभी आपने जो है वेट लूज किया है, ठीक है, तो आपने वो कैसे किया, आप उसकी पूरी अपनी जो है स्टोरी लाइन लिखोगे। आप विज्ञापन बना सकते हैं, कार्ड प्रिंटिंग कर सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, अपनी किताब लिख सकते हैं। तो ये उसका निष्कर्ष है कि रचनात्मक लेखन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बल्कि ये समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन इज रचनात्मक लेखन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। अभी हमने पढ़ा था ना, रचनात्मक लेखन के कई प्रकार होते हैं। जो लेखक होता है वो अपने विचार को कविता, कहानी किसी भी रूप में कर सकता है। तो कविता क्या होता है? कविता मतलब वो होता है कि वो इस प्रकार का रचनात्मक लेखन है जिसमें लेखक अपने जो विचार है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में करता है एक्सप्लेन, मतलब कि बहुत ही सीमित शब्दों में करता है। इसमें गहरा छंद, लय और गहरी भावनाओं का प्रयोग होता है। उसका एक छुपा हुआ मतलब होता है, ये बहुत संक्षिप्त होता है। अब उदाहरण के लिए, हर रोज सूरज ढलता है पर हर रात नया दिन आता है। तो मतलब जो कविता होती है उसमें एक गहरा मतलब छुपा होता है। कविता रचनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में व्यक्त करता है। कविता में अक्सर छंद, लय और गहरी भावनाओं का प्रयोग होता है। इसमें शब्दों का चयन और रचनात्मकता महत्वपूर्ण होती है। रचनात्मकता महत्वपूर्ण है, शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है, गहरी सोच या संदेश छिपा होता है। कवि अपनी भावनाओं को बहुत संक्षेप में व्यक्त करता है। उसके बाद कहानी। कहानी मतलब होता है स्टोरी होती है। अब जो कहानी है उसमें लेखक जो है वो एक, या तो इमेजिनरी स्टोरी होती है उसमें, मतलब काल्पनिक या फिर वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है।
इसको जो लेखक है बहुत दिलचस्प तरीके से लिखता होता है। इसमें पात्र, स्थान और घटनाएं जो घटती है वो होती होती है। ये मनोरंजन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती होती है। उदाहरण, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसके बाद निबंध। निबंध मतलब होता है ऐसे, ये एक प्रकार का रचनात्मक लेखन है जिसमें लेखक क्या होता है कि किसी एक विषय पर अपनी जो है राय देता होता है। ये शिक्षात्मक होती है, मतलब ये नॉलेज देने के ऊपर होती है। इससे नॉलेज मिलती है, सूचना मिलती है। ठीक है। और वो अपना एक व्यक्तिगत विशिष्ट कोण उस टॉपिक पे देता है। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर निबंध लिखा हुआ है तो एक शिक्षात्मक है, सूचनात्मक है। इस पे लेखक अपने जो है ज्ञान दे रहा है और ये थोड़ा विस्तार पूर्वक होता है। निबंध में लेखक किसी खास मुद्दे पर विस्तार से अपनी राय और विचार व्यक्त करता है। ये एक विचारशील लेख होता है जो किसी विचारधारा या घटना पर केंद्रित होता है। प्रकृति का संरक्षण हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे। ठीक है। नाटक। नाटक मतलब ड्रामा, जो मूवीज वगैरह बनती है वो सब नाटक है ना। अब नाटक जो होता है उसमें क्या होता है, बोलना जरूरी होता है और एक्टिंग। मतलब नाटक रचनात्मक लेखन का एक रूप है जिसमें एक कहानी को संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। संवाद मतलब बोलने, अभिनय मतलब नाटक करने से, एक्टिंग करने से। नाटक में पात्रों के बीच संवाद, घटनाएं और घटनाओं का विकास होता है जो दर्शकों को एक अनुभव प्रदान करता है। नाटक में संवाद और मंच पर अभिनय महत्वपूर्ण होता है। इसमें पात्र की भावनाएं, संघर्ष और समाधान का चित्रण होता है। ये मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और दर्शकों के साथ एक वास्तविक अनुभव साझा किया जाता है। एक राजा और एक गरीब किसान के बीच संवाद, जिसमें राजा किसान की समस्या समझता है। तो उसके बाद होता है उपन्यास। उपन्यास होता है नोवेल। ये रचनात्मक लेखन का एक सबसे बड़ा जो है रूप होता है। इसके कई एडिशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें लेखक बहुत ही विस्तार से एक कहानी को प्रस्तुत करता है। उपन्यास में कई पात्र होते हैं, घटनाएं होती है और संवाद होते हैं जिनका वर्णन किया जाता है। उपन्यास एक लंबी कहानी है जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। इसमें लेखक किसी समाज, संस्कृति या विकास की गहरी समझ और चित्रण करता है। ये पाठकों को एक विस्तृत और दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। महात्मा गांधी की जीवनी भी एक प्रयास हो सकती है। लघु कथा इज शॉर्ट स्टोरी जिसमें एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सोल्यूशन दिया जाता है। एक या दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। ठीक है। एक गरीब लड़के की मेहनत से सफलता। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत होता है कि जिसमें जो लेखक है वो कहीं घूमने गया हुआ है और फिर वो जहाँ जिस जगह पे गया है उसके उस वातावरण का वो वर्णन करता है। वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की आदतें क्या है, वहाँ का व्यक्तिगत अनुभव जो है वो शेयर करता है। उसके बाद इसका निष्कर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट इज जनसंचार माध्यम। होपफुली रचनात्मक लेखन का वो पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद जनसंचार माध्यम और उनके प्रकार। जनसंचार माध्यम वो होते हैं जो बहुत आपका जो संदेश है वो स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, मैसेज। जनसंचार माध्यम वह साधन होते हैं जिनके द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों को तक जानकारी, समाचार, मनोरंजन और विचारों को पहुंचाते हैं। ये माध्यम समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इसके जरिए हम दुनिया से जुड़े रहते हैं और ताजे समाचार, विचार और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। जनसंचार का उद्देश्य संदेशों को एक बड़े पैमाने पर फैलाना और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ना होता है। जनसंचार माध्यम के प्रकार। प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया वह मीडिया है जिसमें जानकारी कागज पर छपती है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुक्स और ब्रोशर शामिल होते हैं। ये बहुत पुराने समय से लोगों तक जानकारी पहुंचाते आ रहे हैं। उदाहरण, अखबार, पत्रिकाएं, किताबें, ब्रोशर। इसका महत्व क्या है, ये जानकारी को स्थायी रूप से उपलब्ध कराता है। ये पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है और गहरी जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वह माध्यम है जिसमें जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। टेलीविजन, रेडियो, केबल नेटवर्क, सैटेलाइट। इसका मतलब तेजी से सूचना मतलब पहुंचाता है, बड़े पैमाने पर पहुंचाता है। ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया जिससे डिजिटल मीडिया भी कहा जाता है वह माध्यम है जिसमें जानकारी इंटरनेट के जरिए पहुंचाई जाती है। ये बहुत प्रभावशाली माध्यम है क्योंकि इंटरनेट के जरिए लोग कहीं से भी किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, ईमेल। ये बहुत तेज और आसानी से उपलब्ध होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना तेजी से फैलती है और तुरंत प्रतिक्रिया देती है। आधुनिक माध्यम, ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आ जाएगा।
आधुनिक मीडिया, ठीक है, इसको मर्ज कर देंगे। संचार के अन्य माध्यम, इसके अंतर्गत कुछ अन्य माध्यम आते हैं जिसका उपयोग समाज में संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये साधन कुछ हद तक पारंपरिक होते हैं, वे भी प्रभावी होते हैं, जैसे कि पोस्टर, बैनर, फ्लायर, सार्वजनिक बोल, विज्ञापन आदि। उसके बाद आता है जनसंचार माध्यमों के प्रसार में हिंदी भाषा के योगदान का विश्लेषण। हिंदी भाषा का जनसंचार माध्यमों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है और ये देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। हिंदी का उपयोग जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और माध्यमों में किया जाता है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया। और इसके माध्यम से हिंदी भाषा ने बड़े पैमाने पर समाज में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार किया है। हिंदी भाषा के योगदान का विश्लेषण। प्रिंट मीडिया में योगदान। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर्स। हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र का योगदान अत्यधिक है। हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, तरुण भारत, राजस्थान पत्रिका और प्रभात खबर आदि ने लाखों लोगों तक समाचार और जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। इन पत्रों ने हिंदी भाषा जनता को ताजे समाचार, सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक घटना और सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराया। न्यूज़पेपर के नाम याद रखना, दैनिक जागरण, तरुण भारत, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर। ओके। दैनिक पत्रिकाएं, हिंदी पत्रिकाओं जैसे हंस, कादम्बिनी, नंदन और साप्ताहिक हिंदुस्तान ने साहित्य, समाज और विज्ञापन से जुड़ी जानकारी को सरल और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। इन पत्रिकाओं ने हिंदी भाषा को साहित्यिक और बौद्धिक रूप में समृद्ध किया और लाखों पाठकों को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगदान। हिंदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज्यादा हुआ है, खासकर टेलीविजन पर। हिंदी में प्रसारित होने वाले चैनल जैसे दूरदर्शन, स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी टीवी और कलर्स ने बड़े पैमाने पर हिंदी भाषा का प्रसार किया। खासकर भारतीय टीवी धारावाहिकों, समाचार चैनलों और रियलिटी शो ने हिंदी भाषा का जन जन तक पहुंचाया और ये भाषा लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। रेडियो, रेडियो पर भी हिंदी का व्यापक उपयोग हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो ने हिंदी को देश भर में एकजुट करने का काम किया। इसके माध्यम से न केवल समाचार बल्कि साहित्य, संगीत और शैक्षिक कार्यक्रम भी हिंदी में प्रचार प्रसारित किए गए। देन ऑनलाइन मीडिया में योगदान। वेब पोर्टल और वेबसाइट, इंटरनेट के आने के बाद हिंदी भाषा का उपयोग ऑनलाइन मीडिया में भी बढ़ गया। वेबसाइट जैसे जी न्यूज, एनडीटीवी, हिंदी आज तक और दैनिक भास्कर ने हिंदी में समाचारों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। इंटरनेट पर हिंदी में विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री ने हिंदी भाषा उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया मंच प्रदान किया। ब्लॉग और सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के वेरियस ऐप जो है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इसके ऊपर भी हिंदी में कंटेंट जो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में अवेलेबल है। सिनेमा और फिल्म, बॉलीवुड जो है उसमें हिंदी में मूवीज बनती हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत प्रोस्पेरस है, उसने बहुत तरक्की की है। हिंदी सिनेमा ने जनसंचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया है। बॉलीवुड की फिल्में ने न केवल मनोरंजन दिया बल्कि हिंदी भाषा के प्रसार को भी बढ़ाया। हिंदी फिल्में देश और विदेश में बड़े पैमाने पर देखी जाती हैं और इन फिल्मों में संवाद और गीत हिंदी भाषा में होते हैं, जो भाषा के प्रचार में मदद करते हैं। फिल्मों का सामाजिक प्रभाव, फिल्मों के माध्यम से हिंदी भाषा में कई सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म दिल्ली 6 में हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय समाज की विविधताओं और परंपराओं को दिखाया गया। शिक्षा और जागरूकता, हिंदी भाषा ने जनसंचार माध्यमों के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। हिंदी के में कई शैक्षिक कार्यक्रम और ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है जिनसे विद्यार्थियों को मदद मिल सकती है। इनके अलावा समाज में स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए भी हिंदी भाषा का बहुत योगदान है और ये निष्कर्ष है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, एटलीस्ट 1 to 2%।
अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।